हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं जो सिक्स्थ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका हिंदी में मीनिंग देख लो आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार, रेमेडीज मैंने उपचार, और कब होता है ये? जब कोई बीमार होता है तभी उपचार होता है ना। तो इसका मतलब जब ऊपर जो दिए गए अधिकार उनका कोई वायलेशन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, और जो जुडिशरी बैठी है आपका निदान करने के लिए, वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में तो ये कहा गया है कि अगर भारत की कोई स्थापित विधि, मतलब जो पहले भी बनी है आगे भी बनेगी, कोई भी कानून अगर वो राइट्स के खिलाफ है, न्यूलिफाइड हो जाएगा, मतलब अवैध हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा अगर वो राइट्स के खिलाफ है। तो इसका मतलब अंग्रेजों द्वारा जो भी बनाए गए कानून हैं या भारत की सरकार आने वाले समय में बनाएगी, वो सब अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आगे न्यूलिफाइड हो जाएंगे अगर वो उनको वायलेट करते हैं, अगर वो अधिकारों के खिलाफ है। समझ में आ गई? उसके बाद बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। जुडिशरी को बहुत लंबी चौड़ी पावर है संविधान में कि वो किस तरह से राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, सरकार से भी, और जो फॉलो बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एक दूसरे के अधिकारों को वायलेट करते हैं, उनसे भी। On one would agree that our constitution contain a very impressive list of fundamental rights, but merely writing down a list of rights it is not enough. ये बिल्कुल सही है कि भारत में के संविधान में बहुत सारे राइट्स हैं, और ये भारत के नहीं विश्व के हर संविधान में होते हैं, बट उनको लिख देने से ही कुछ नहीं होता जब तक उसको प्रोटेक्शन ना मिले। लिखने से कोई भी राइट्स का मतलब ये नहीं कि वो दिए गए हैं जब तक उसका प्रोटेक्शन ना हो। देयर हैज़ टू बी वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस एंड डिफेंड अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ इन दिस राइट। जब तक इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ये वायलेट करने से बचाए नहीं जा सकते, तब तक इस लिस्ट का कोई फायदा नहीं है। और हमारे देश के संविधान में ऐसी बहुत कोशिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स थ्रू विच दिस इज अचीव्ड। डॉक्टर अंबेडकर ने इस राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस व्यक्ति ने किस अधिकार को हार्ट एंड सोल कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। इट इज सो बिकॉज दैट राइट गिव्स the citizen the right to approach high courts or the supreme courts to get any of fundamental rights restored in case of their violation. अगर ये वायलेट होते हैं तो ये व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर एंड गिव डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंटल एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट कर सकती है कि आप अधिकारों को लागू कीजिए, क्यों नहीं कर रहे आप। तो ये स्पेशल रिट है, 5 रिट। हाई कोर्ट्स के पास 6 रिट हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट हैं। हीब्स कॉर्पस सबसे पहली रिट है। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करते हैं, व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए जारी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी के समय उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं कि उसके घर वालों को पता होना चाहिए, घर वालों के सामने उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। अगर घर वाले नहीं हैं तो उनको 8 घंटे के अंदर इन्फॉर्म किया जाए, जज के सामने 24 घंटे के सामने प्रोड्यूस किया जाए। जब कोई गिरफ्तार करे तो प्रॉपर वर्दी में होना चाहिए। मतलब इस तरह से उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। थाने में लिए गए बयान को आप कोर्ट में उसके खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार पुलिस ऐसा काम कर देती है कि जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो ऐसे में कोर्ट जारी करती है रिट
कि आपने किस बेस पे किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट पेश कीजिए हमारे सामने। जजेस को ये पावर है, जज के सामने वो डॉक्यूमेंट पेश करेगा, फिर पुलिस जो कांस्टेबल है या जो भी है आपकी पुलिस अथॉरिटी है वो कि हमने इस बेसिस पे जी इसको गिरफ्तार किया है। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाएंगे तो सस्पेंड हो सकते हैं जो पुलिस वाले हैं वो। A writ of habeas corpus means that the court order that the arrested person should be presented before it। मान लो किसी व्यक्ति को 24 घंटे हो गए हैं उठाए हुए और पुलिस ने उसको पेश नहीं किया जज के सामने, घर वालों को पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो ऐसे में हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देती है पुलिस को कि हमारे सामने पेश कीजिए, आपने क्यों नहीं पेश किया इसको। इट कैन आल्सो ऑर्डर सेट फ्री एन अरेस्ट पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। और ये ऑर्डर भी दे सकती है अरेस्ट पर्सन के अगर उसकी जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से सही नहीं है, संतोषजनक नहीं है, FRI नहीं काटी गई है, डेट सही ढंग से डाली नहीं गई है, गिरफ्तार करने वाले प्रॉपर ड्रेस में या अरेस्ट वारंट के साथ नहीं था। तो इस तरह से दूसरा जो रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब महाआदेश, ठीक है। हिप्स कॉर्पस का मतलब प्रोड्यूस ए बॉडी, या आप अपनी बॉडी रख सकते हो, ठीक है, ये मतलब है इसका। ये कब कि हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी जिले के DM SDM को कहा कि मेरी जो है जान खतरे में, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए, बट उसके बावजूद भी जो पुलिस है या SDM है वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है, कोर्ट में जज के पास जाता है। तो वो कहता है कि हम आदेश देते हैं आप ये चीज़ें करें, क्यों नहीं कर रहे आप। दिस रिट इज इश्यूड, या किसी की हत्या हो गई है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो ऐसे में भी महादेश जारी किया जा सकता है। दिस रिट इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, कि एक ऑफिसर है और अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, एंड देयर बाई इज इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति के राइट्स वायलेट हो रहे हैं उस वजह से, तो उसको ड्यूटी पर जाने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं कि आप ये ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, ये कीजिए। प्रोहिबिशन का आधार है कि रोकना, प्रतिबंध लगाना, प्रतिच्छेद है इसका हिंदी में मीनिंग, किसी को रोकना कि आपके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं ये काम है, किसी को रोकना। मान लो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो 20,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। अगर उसने 40,000 का जुर्माना लगा दिया तो हाई कोर्ट्स के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है कि आपने ये किस बेस पे किया, आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है, आप ये काम बंद कीजिए। दिस रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, अगर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, अगर उसके अथॉरिटी से बाहर है और उसके बावजूद वो मुकदमा अपने पास रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते हैं आपकी क्षेत्राधिकारी ने, आप प्रतिबंध लगाइए इस पे, आप ये निर्णय नहीं ले सकते, आप हमारे पास भेजिए ये केस। और उसके बाद क्योवारंटो में बाद में करवाऊंगी सरसरी, अगर उसने फैसला दे दिया है उस सेशन कोर्ट ने, उसको रद्द करने के लिए सरसरी जो है उत्प्रेक्षण, ये रिट जारी की जाती है जिसे सरसरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने किस आधार जो आपने ऑर्डर जारी किए हैं उसे कैंसिल कीजिए, आपके जुरिडिक्शन में ही नहीं है। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और ए कोर्ट, कि आपके पास जो केस पेंडिंग है वो हमारे पास भेजिए, आपकी तो जुरिडिक्शन ही नहीं है। अब है क्योवारंटो, आपका अधिकार क्या था कि आपने ये काम किए। क्योवारंटो का मतलब अधिकार बताइए, आपने किस आधार पर ये चीज की, कि आपके पास अथॉरिटी थी। इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, मतलब एक व्यक्ति ने मान लो SHO की पोस्ट ज्वाइन कर ली, वो उसके काबिल ही नहीं है, इंटाइटल ही नहीं है, मतलब एबिलिटी ही नहीं है उसकी SHO बनने की या जज बनने की, सेशन कोर्ट का जज बना बैठा है कोई, तो कोर्ट पूछ सकता है आपने किस आधार पर ये ऑफिस होल्ड किया है। तो एक ऐसी रिट जारी की जाती है जो उनके कामों को
इस ऑफिस को होल्ड करने से रोकती है कि आप ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 5 रिट हैं जो व्यक्ति के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड इन लेटर ईयर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखो हमारी जुडिशरी इस चीज़ के लिए बदनाम है कि इसके पास टाइम नहीं है, केस पे केस चलता है। जैसे हमने देखा पिछले इसी चैप्टर में पिछली वीडियो में कि एक व्यक्ति जो 53 साल तक जेल में रहा, जबकि उसे 3 महीने की जेल होनी थी। महंगा बहुत है न्याय, देर से मिलता है, तो बहुत सारी मैकेनिज्म दूसरे क्रिएट किए हुए हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी उनके फंडामेंटल राइट्स मिले। और उसके लिए हमने क्या है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर फंडामेंटल राइट्स, वो ऐसे बहुत सारे हमने कमीशन बनाए हैं ताकि वो पर्टिकुलर कमीशन पर्टिकुलर लोगों के लिए, जैसे वुमेन्स के लिए वुमेन्स का कमीशन काम करे, बच्चों के लिए बच्चों का कमीशन काम करे, ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट कमीशन काम करे। देखो जुडिशरी के समान पावर तो नहीं है इसके पास, बट फिर भी इनके पास बहुत सारी पावर हैं। व्यक्ति इनके पास प्रोटेक्शन के लिए जा सकता है, ये केस फाइल करवा सकते हैं कोर्ट में, जल्दी न्याय सबूत इकट्ठा करके दे सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। तो ह्यूमन राइट कमीशन भी 1990 के 93 में ये बना था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हमेशा से वो होते हैं, चेयरमैन होते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ दैट राइट गिवन बाय इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। द पुअर, illiterate and the deprived section of the society must be able to exercise their rights. The independent organization like the People Union of Civil Liberties or People Union for Democratic Rights have been working as the watchdog against the violation of human rights. Human rights तभी एक्चुअल मायने में है जब हम उनको देते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में काम कर रही हैं, जैसे PUCL, PUDR, बहुत सारी संस्थाएं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। इसी को देखते हुए 1993 में हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस रह चुका है वो उसका अध्यक्ष होना चाहिए। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर 2 मेंबर हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। जिसके पास नॉलेज होती है, इन जजेस के पास तो नॉलेज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के भी, राइट्स के भी, ये इसके मेंबर्स होते हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, रिटायर्ड है, वो उसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है। ओके, तो ये क्या क्या करते हैं ये देखना। वैसे तो ऐसी संस्थाओं को ये कहते हैं कि ये बिना दांत के संस्थाएं होती हैं जिनके पास पावर नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनका इन्होंने बहुत लोगों के एक्टिव होकर लोगों के राइट्स बचाए हैं, लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। द कमीशन फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और एन पिटिशन प्रेजेंट टू इट बाय द विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो जुडिशरी तो केस आता है तभी काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स का क्या है, अगर पता भी चल जाता है कि किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं तो ये खुद इनिशिएटिव लेकर उस केस की छानबीन करते हैं, या कोई फाइल कर देता है ह्यूमन राइट में, एप्लीकेशन डालता है, तब भी ये छानबीन करते हैं, जेल में जाते हैं, स्टडी करते हैं कि जो जेल में रह रहे हैं क्या उनकी फंडामेंटल राइट्स सही ढंग से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि जेल में भी ऐसी बात नहीं कि जेल में सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। द कमीशन रिसीव कंप्लेंट इन 1000 एवरी ईयर, हर साल हजारों कंप्लेंट आती हैं। बहुत सारी कस्टडियल डेथ हो जाती हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो लोग मर जाते हैं। कस्टडियल रेप्स, मान लो कोई वुमेन्स आई है उसका कस्टडी में रेप कर दिया जाता है पुलिस वगैरह के द्वारा। डिसअपीयरेंस, पुलिस एक्सेसेस और फेल्यूर इन टेकिंग एक्शन, पुलिस ज्यादती करती है, गायब कर देती है लोगों को, भगा देती है जो जिसका पॉलिटिकल प्रेशर आता है उनको, या उनके जो कई बार एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो सत्ता पार्टी के लोग होते हैं, ऐसा कुछ होता है। या वुमेन्स की इंडिग्निटी होती है, जैसे वुमेन्स को सिर्फ बयान देने के लिए बुलाया जा सकता थाने में रात को,
तो इस तरह से अगर केस वायलेट होते हैं तो भी ह्यूमन कमीशन जो है एक्शन ले सकता है। इट मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज बीन डिसअपियर यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात थ्रू इट्स केस वेयर द इंटरवेंशन प्रूव्ड इफेक्टिव। पंजाब जैसे में जहाँ यूथ गायब हो रहे हैं, जैसे नशा पता वहाँ बहुत ज़्यादा है ना, और गुजरात दंगे हुए, गोधरा कांड हुआ 2002 में, तो वहाँ भी बहुत इफेक्टिव काम किया है ह्यूमन राइट कमीशन ने। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन के पास पावर नहीं है सज़ा देने की, सज़ा सुनाने की। तो ये तो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कोर्ट्स को कि आप इंक्वायरी कीजिए, केस कीजिए, लोगों को जो गिल्टी हैं उनको सज़ा दीजिए। तो इस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक ऐसी संस्था है जो इस पर लोग विश्वास करके कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद है भाई हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपके 4th पार्ट में दिए गए हैं। 3rd पार्ट में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इनके बारे में मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव का मतलब निर्देश देना, प्रिंसिपल माने सिद्धांत है, और स्टेट पॉलिसीज का मतलब होता है सरकार के जो काम है उनमें इनको महत्व देना। मतलब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के द्वारा कि अगर आपका भविष्य में आप योग्य हो जाएं, कैपेबल हो जाएं कुछ करने के लिए, तो ये कुछ काम हैं जो आपको करने चाहिए। जो वेलफेयर स्टेट भारत बनना चाहता है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट भी होती है जिसका काम है लोगों का कल्याण करना। और वो वेलफेयर स्टेट है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भारत के संविधान में लिखी गई है कि आपको क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इवन गौ रक्षा का भी प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो ये कोई जुडिशियल बाउंडेशन नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट्स की। अगर आपने ये काम नहीं किए, लोगों को नहीं बचाया, आज़ादी नहीं दी, तो कोर्ट में जा सकते हो। बट ये नॉन जस्टिएबल हैं, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। मान लो हमारे देश में एक बुजुर्ग की पेंशन दी जाती है 2000 रुपये, अगर सरकार इसके कैपेबल है, ठीक है, तो वो क्या देगी आपको, 2000 पेंशन दे देगी। बट सरकार के पास पैसे नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो वो नहीं देगी। ये आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जो आपकी इस तरह की आपको सहायताएं दी जाती हैं, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिएबल हैं, बट देश के लोगों का कल्याण करने के लिए है, तो ये इसलिए जरूरी है। The maker of the constitution knew that independent India was going to face many challenges. कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उनको पता था कि भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। फॉरमोस्ट अमंग दोज वाज द चैलेंज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों में समानता लेके आना, सबका भला करना। They also thought the certain policy direction are required for handling this problem, और इसके लिए कुछ पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। वो पॉलिसीज एकदम तो सरकार लागू नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे देश डेवलप होगा, पैसे आएंगे सरकार के पास, तो वो चीज़ें लागू कर देंगी। At the time, the constitution did not want future government to be bound by certain policy decision. लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ये भी नहीं चाहते थे कि जो हम पॉलिसियां बना जाएं वही सरकार फॉलो करती रही। ठीक है, क्योंकि समय और परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। Therefore, some guidelines were incorporated in the constitution, but they not made legally enforceable. इसलिए कुछ सरकार को गाइडलाइन बताएगी कि आप इन आधार पर काम कर सकते हैं, बट वो लीगली बाउंड नहीं है आप पर। This means that if a government did not implement a particular guideline, अगर कोई गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर गाइडलाइन जो दी गई है स्टेट पॉलिसीज में, अगर वो लागू नहीं करती, तो उस गवर्नमेंट को से कोर्ट नहीं पूछ सकती कि आपने ये क्यों लागू नहीं किए, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ सकती है। इसलिए ये जो गाइडलाइन है वो नॉन जस्टिएबल है।
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय जुडिशरी। ये ऐसा कानून, ऐसे गाइडलाइन है जिसके द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट को जुडिशरी के द्वारा कि आप ये लागू कीजिए। Those who framed our constitution thought that the moral force behind this guideline would ensure that the government would take them seriously। इनके पीछे नैतिक शक्ति इतनी है कि गवर्नमेंट को ये काम करने ही करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगी भाई। बड़े अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं और इनको काम करके, इनके पीछे काम करके गवर्नमेंट बड़ी लोकप्रिय भी हुई है। जैसे इंदिरा गांधी ने इन पर काम करने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। इवन उसने तो ये भी कह दिया था कि जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा सकता है अगर वो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज के आड़े आते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश की गई कि इनको लागू किया जाए हर गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा जनता के बीच में लोकप्रिय होने चाहिए। और वो कुछ गाइडलाइन है और इन गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, 4th अध्याय में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या उद्देश्य हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, लोगों का कल्याण करना है, इक्वालिटी को लाना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है। सबसे पहले है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट। एक समाज के रूप में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं जिनको हमें पूरा करने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो गोल निर्धारित किए गए। सर्टन राइट दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। कुछ और राइट्स जिसे फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, वो बात की गई है। जैसे हमारे देश में 100 दिन का रोजगार है। अब जीना एक अधिकार है, जीने का अधिकार छीन नहीं सकते, लेकिन क्या किसी के पास अगर वो रोटी ही नहीं है, वो भूखा मर रहा है, तो क्या ये जो जीने का अधिकार है वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 100 दिन का रोजगार दे दिया, तो ये सपोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ऐसी बात नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करती हैं। सर्टन पॉलिसीज, जैसे इसमें हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, इन्वायरमेंट, और ये एक बड़ी समस्या फिलहाल के सालों में देखने को मिली है कि धुआं इतना बढ़ जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जीने का अधिकार में आपका बढ़िया सी हवा भी तो है, तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार, और राइट देगी जीने का। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सर्टन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड बी अडॉप्ट, और कुछ पॉलिसीज जो सरकार को अपनानी चाहिए अगर वो उनको अपनाने की कैपेबल है। यू मे गेट सम आइडिया ऑफ द विजन ऑफ मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय लुकिंग एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, कुछ हमारे सोशलिज्म को प्रभावित करने वाली हैं, कुछ गांधीयन है, गांधी जी का भी प्रभाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कुछ वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड है। जैसे हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि जमींदारी सिस्टम बंद कीजिए, जिससे इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है। भाई अब जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, जमींदारी सिस्टम को अब लीज करेंगे तभी तो ज़मीन दूसरों के भी शेयर आएगी, दूसरों को भी कुछ मिलेगी। नेशनलाइज बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले एक व्यक्ति का बैंक होता था, अब उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो वो देश की धरोहर हो गई। इनेक्टेड न्यूमेरियस फैक्ट्रीज लॉ, बहुत सारे फैक्ट्री लॉ बनाए गए हैं कि आपके 8 घंटे काम करेगी, आपकी जो मजदूर है उसको बराबर आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो भी एक अधिकार है वुमेन्स को कि अपने बच्चों की देखभाल के लिए वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं। पॉलिसीज हैं, जैसे एक और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सारे देश में एक जैसा कानून लागू हो। हमारे देश में अब भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो धर्म के आधार पर चले आ रहे हैं, उसको खत्म करके एक ऐसा कानून बना देना जो कम से कम
सभी धर्म के लोगों पर इक्वल लागू होता हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और बीजेपी गवर्नमेंट का ये एक मोटो है, शायद जल्द ही ये पूरा होने वाला भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, शराब, लिक्कर, उन पर प्रतिबंध है। जो आपने देखा होगा बिहार वगैरह में सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, शराबबंदी की हुई है। आप कहोगे कि जी प्रतिबंध है तो करता क्यों नहीं, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा फैमिलीज इससे विक्टिम हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सरकार को फायदा है और सरकार इसके लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि आप इसको लागू करें या ना करें, ये सरकार की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, गायें वगैरह को, जो हमारे यूजफुल कैटल है उनके स्लाउटर, उनको काटना मारना बंद करना, इन पर भी सरकार कानून लगा सकती है। विलेज पंचायत, आपको पता ही है, विलेज पंचायत अब कानूनी रूप से हमारे देश में बन गई है। ठीक है, अब एक आता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट मैंने बताया था, ये 7वां अधिकार था, बट जैसे ही अधिकार देश के विकास में आड़े आना शुरू हो गया क्योंकि क्या है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी राइट है तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचे या ना बेचे आपकी मर्जी पे था, लेकिन देश के विकास के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। आपको पता है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन पर खड़ा होता है, बांध बनाने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं, कुछ भी कॉलोनी निकालनी है, सेक्टर निकालने हैं, रोड्स निकालने हैं, तो सब कुछ ज़मीन पे ही होगा। लेकिन ज़मीन का अगर राइट आपके पास है तो सरकार उसे छीन नहीं सकती। इसलिए सरकार एक कानून आया हमारे देश में 300A लीगल में, ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है इसको कट कर दिया। अब 300A के तहत आपको ये राइट लीगल राइट बना दिया कि सरकार जो है प्रॉपर पैसे देके बाजार के भाव के अनुसार आपकी ज़मीन खरीद के आपकी ज़मीन एक्वायर कर सकती है देश के लिए, अगर उसे ज़रूरत हो तो। ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है। बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल देयर वाज वन इम्पोर्टेंट रीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वाज ए फंडामेंटल राइट to acquire, possess or maintain property, but the constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare। देखो 1978 से पहले ये थी कि व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स है, वो अपनी एक्वायर कर सकता है, पोजेस रख सकता है। लेकिन जल्दी ही जो नेहरू सरकार थी उसको लग गया कि एक इतने बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए हैं, जो मठों के महंत बैठे हुए हैं, जिनके पास कई कई हजार एकड़ जमीन है, अगर अब यही स्वामी बने रहेंगे इन जमीन के, ना तो देश में इक्वालिटी आएगी, ना किसानों के पास जमीन जाएगी। तो ऐसे में भूमि सुधार कानून बने जिसके तहत वो जमीन एक लिमिट तक रख सकते थे, उसके बाद नहीं रख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जैसे कि केशवानंद भारती केस में, केशवानंद जी एक बहुत बड़े महंत थे, बहुत सारी जमीनों के मालिक थे, अभी उनकी पीछे डेथ हुई है, उसके वो केस हार गए थे कि आप जमीन नहीं रख सकते। तो फाइनली कि इस तरह से कोर्ट में जा ही ना लोग, तो सरकार जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, और उन्होंने पूरा जमीन का अधिकार खत्म ही कर दिया। जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आर्टिकल 30 में था, ये अधिकार खत्म करके 44वां संविधान संशोधन हुआ कि हर रोज कोर्ट में जाने की बजाय इसको लीगल राइट बना दिया जाए, और लीगल राइट के अनुसार व्यक्ति को जमीन अगर सरकार को अगर जमीन एक्वायर करनी है तो वो व्यक्ति से बाजार भाव में खरीद सकता है। सरकार के पास ये ताकत आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन था। केशवानंद भारती केस के बारे में हम 9th चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा फेमस केस था ये, गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसकी एक मैं वीडियो बताती हूँ, अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की बड़ी अच्छी वीडियो है इसके बारे में, 3-4 घंटे की, तो आप डिटेल से वो पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लीगल राइट आया, केशवानंद भारती केस हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।